हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू परचम क्लासेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, हम कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी जो परचम ने आपके लिए लॉन्च किए हैं टू इम्प्रूव योर एसएससी लर्निंग एंड टू हेल्प यू आउट विद दैट। तो एक जर्नल अवेयरनेस का बैच लॉन्च किया गया है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं: पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके। In that, we provide you the recorded lectures with the downloadable PDFs, live problem solving sessions, PYQ discussions and 10 mock tests. अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोई इशू है और आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ही कोर्स खरीदना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। आपको हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक कोर्स भी वहां मिल जाएगा। जैसे आई एम डीलिंग विद द एसएससी ज्योग्राफी ओवर दैट, सो इफ यू वांट टू परचेज इट, go to our application and you can do that. So let's start with our today's topic, interior of Earth. Okay, so अगर मुझे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानना है, मोस्टली हमें ये पता होता है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट वन इज योर क्रस्ट, मिडल वन इज मेंटल एंड द इनर वन इज योर कोर। बट ये पता कैसे चला कि अर्थ के अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि हम अर्थ के इंटीरियर में जाके तो ये चेकआउट नहीं कर सकते ना कि अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स है, अर्थ के अंदर है क्या, लेयर्स की फॉर्म में है भी अर्थ या नहीं। तो कुछ सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने की कोशिश करी कि अर्थ के इंटीरियर में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम उन्हीं सोर्सेज की बात करेंगे। अगर आपको कोई टास्क दे कि आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताना है तो आप क्या सोचेंगे? आप ड्रिल करने की सोचेंगे कि जैसे हम मिनरल्स और रॉक्स को इंटरनल से निकालते हैं, शायद हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में ड्रिलिंग करके पता कर सके। तो पहला सोर्स हो सकता है इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने के लिए माइनिंग। पर देखते हैं कितना फिजिबल है, आप कितने एरिया तक माइनिंग या ड्रिलिंग कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 2-3 किलोमीटर या 10-15 किलोमीटर एट मैक्स ड्रिलिंग कर पाएंगे। या 10-15 किलोमीटर एट मैक्स ड्रिलिंग करने पे आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि माइनिंग से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में कुछ ही जानकारी मिल सकती है, अप्रोक्सीमेटली क्रस्ट की जानकारी मिल सकती है, लेकिन कंप्लीटली हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में इससे पता नहीं कर पाएंगे। बट इट इज वन ऑफ द सोर्स। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर हम अर्थ के अंदर नहीं जाके देख सकते तो क्या हो अगर अर्थ के इंटरनल से मटेरियल बाहर आ जाए सरफेस के ऊपर? वो कौन सी केस होगी? वॉल्केनिक एरप्शन। यानी कि अर्थ के इंटीरियर से सारा का सारा लावा जब बाहर आता है तो वो क्या लेके आ रहा है? आपके अर्थ के अंदर जो मटेरियल है उन्हीं को तो बाहर लेके आ रहा है ना। तो अनदर सोर्स अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के लिए आपका क्या हो सकता है? वॉल्केनिक रॉक्स। बट इसमें भी एक आपके पास लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि उसमें हमारे पास मटेरियल बाहर आएगा बट हमें पता नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से वो अर्थ के इंटीरियर में अरेंज्ड है। ठीक है, तो और क्या ऑप्शन हो सकता है अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने का? तीसरा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा सोर्स है अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने का, मेटेओराइट्स। मेटेओराइट्स का मतलब ये है, मेटेओराइट्स जैसा कि हमें पता है कि दीज आर दी सेलेस्टियल बॉडीज जो अर्थ जैसी होती है। ऐसा माना जाता है कि मेटेओराइट्स के जो फीचर्स हैं वो अर्थ जैसे हैं। तो क्यों ना हम जो मेटेओराइट्स अर्थ को स्ट्राइक करते हैं उन्हें स्टडी कर ले, उससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चल जाएगा। बट आप फिर भी सोच सकते हैं कि इसमें अगेन देयर आर सो मेनी लिमिटेशंस टू इट, बिकॉज हु नोज कि कंप्लीटली अर्थ से रिजेंबल करते हैं मेटेओराइट्स या नहीं। तो तीनों ही अब तक जो सोर्सेज हमने देखे उससे हम कंप्लीटली अर्थ के इंटीरियर के बारे में नहीं पता लगा सकते। फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स जिससे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत कुछ एक चीज पता कर सकते हैं वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कैसे? समझने की कोशिश कीजिए। अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स प्रेजेंट है। हर मटेरियल का अलग अलग क्या होगा? मास होगा। और हमें ये पता है कि मास के ऊपर आपका क्या डिपेंड करता है? आपकी ग्रेविटी डिपेंड करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट मास का जो आपके अर्थ के इंटीरियर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटी होगी। और उसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटी से हम अर्थ के इंटीरियर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बट अगेन इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी, हमें सारी इंफॉर्मेशन इससे नहीं पता चलेगी। तो आज तक का जो बेस्ट सोर्स है जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चला वो है आपकी सिस्मिक वेव्स। अब ये सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? ओके, सो योर seismic waves are the earthquake waves. Your
अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है? अर्थक्वेक के टाइम पे आपकी कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जहाँ पे आपकी अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है? आपका मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से अर्थक्वेक होगा। उसमें से कुछ एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो वो वेव्स की फॉर्म में रिलीज़ होती है और यही एनर्जी जब वेव्स की फॉर्म में रिलीज़ होगी तो ये हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब ये देखना ज़रूरी है कि कैसे ये सिस्मिक वेव्स आर मीन्स अर्थक्वेक के टाइम पे प्रोड्यूस हुई वेव्स हमें अर्थ के इंटीरियर की जानकारी दे सकती है। वैसे तो इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में कवर कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बिल्कुल क्रिस्प में समझने की कोशिश करेंगे। तो अर्थ के जब भी आपका कोई अर्थक्वेक आता है तो उससे कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो उससे होने वाली 4 वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उससे। एक आपकी पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, आर वेव्स। जो एल और आर वेव्स हैं वो आपकी सरफेस वेव्स होती हैं। कौन-सी वेव्स होती हैं? सरफेस वेव्स। पी एंड एस वेव्स आपकी बॉडी वेव्स होती हैं। ठीक है? बॉडी वेव्स मतलब अर्थ के इनर में जो ट्रेवल कर सके वो वेव्स आपकी बॉडी वेव्स कहलाएंगी। सरफेस वेव्स जो अर्थ के सरफेस पे ट्रेवल करे। तो आप मुझे बताइए, अगर मुझे इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ना है तो मुझे सरफेस वेव्स को तो जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो बाहर की नॉलेज देगी और मैं इंटीरियर के बारे में जानना चाहती हूँ। तो इसका मतलब एल और आर वेव्स तो हमारी इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ने में हेल्पफुल नहीं होती, तो इन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है? डेप्थ में इन वेव्स के बारे में हम अर्थक्वेक जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। इसका मतलब पी और एस वेव्स जो कि बॉडी वेव्स हैं, जो अर्थ के अंदर से ट्रैवल करती हैं, यहाँ पे अगर आपका अर्थक्वेक आया है इस पॉइंट पे, तो यहाँ से 2 वेव्स अराइज होंगी, पी वेव्स और एस वेव। पी वेव्स प्राइमरी वेव्स होती हैं, एस वेव्स आपकी सेकेंडरी वेव्स होती हैं। तो ये दोनों आपकी अर्थ के इंटीरियर में से ट्रेवल करेंगी और हमें जानकारी देंगी अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। कैसे? देखिए, ये जो 2 वेव्स की बात करी मैंने आपसे, पी वेव्स और एस वेव्स, इनकी प्रॉपर्टी होती है। जो आपकी पी वेव्स हैं, वो सिर्फ़ और वो सब में से पास कर सकती हैं, सॉलिड मीडियम हो, लिक्विड मीडियम हो या गैसियस मीडियम हो, कैसा ही मीडियम हो, ये हर मीडियम से पास कर सकती हैं। बस एस वेव्स की एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉलिड से पास कर सकती हैं, वो ना लिक्विड से पास कर सकती और ना ही वो आपके गैसियस मटीरियल से पास कर सकती। इसका मतलब जब अर्थक्वेक पे ये दोनों वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, अगर आप इस डायग्राम को ज़ूम करके देखेंगे, तो अर्थक्वेक मान लो आपका यहाँ आया, तो यहाँ से आपकी दोनों वेव्स प्रोड्यूस हुई। जो आपकी ब्लू कलर से है वो आपकी पी वेव्स है, जो आपकी पिंक कलर से शोन है वो एस वेव्स है। ठीक है? तो आपको ये पता चला कि ये पी वेव्स तो हमें क्या देखने को मिल रही है, हर जगह देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है ना? हर जगह देखने को मिल रही है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि ये ट्रैवल कर रही है। बट एस वेव्स आपकी कहाँ तक है? सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट तक हमें देखने को मिलती है एस वेव्स। ठीक है? इस पॉइंट तक आपको सिर्फ और सिर्फ एस वेव्स देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको कोई भी एस वेव्स देखने को नहीं मिली। इससे ये क्लियर हुआ कि सिर्फ यहीं तक था जो सॉलिड था, उसके बाद क्या हो गया है, कुछ लिक्विड मटेरियल आ गया होगा या कुछ गैसियस मटेरियल आ गया होगा। इस वजह से ही तो हमें एस वेव्स आगे की तरफ नहीं मिली। तो ऐसे हमें पता चलता है कि इंटीरियर के अंदर कोई लिक्विड लेयर भी है, और जैसे हम इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ेंगे हम ये जानेंगे कि वो लिक्विड लेयर थी आपकी आउटर कोर। ठीक है? ऑल्दो ये पूरा आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ये इटसेल्फ में कंप्लीट नहीं है, ये बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है कि भाई इसी तरीके से ये क्यों मूव करी इसी एंगल के अंदर। तो लेकिन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस चीज को हम अभी यहीं पे ड्रॉप करेंगे। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये पता होना चाहिए अगर आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया जाए कि कौन सी वेव्स हैं जो आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, तो आपकी एस एंड पी वेव्स है। ठीक है? चलिए, अब इंटीरियर ऑफ अर्थ की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। तो जब इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे कि अर्थ के अंदर आखिरकार है क्या, तो हम 3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि कैसी अरेंजमेंट है अर्थ के अंदर मटेरियल की, क्या वो लेयर्स के अंदर अरेंज्ड है या नहीं है। दूसरा, हम कंपोजिशन की ध्यान देते हैं कि क्या कंपोजिशन है, अंदर कौन-सी रॉक्स या मिनरल्स प्रेजेंट है। और तीसरा, कि क्या वहाँ पे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो जो भी आपका मटेरियल प्रेजेंट है, जो भी रॉक्स या मिनरल्स प्रेजेंट है, उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इनिशियली इनिशियली जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ नहीं पता था कि भाई कैसे है क्या है, तो एक आइडिया लगाया जाता था कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में 3 लेयर्स हैं। ओल्डर आइडिया ये कहता था कि इंटीरियर ऑफ अर्थ के अंदर 3 लेयर हैं आपकी। ठीक है?
तो आपकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट, उसको क्या बोलेंगे? क्रस्ट। जो आपकी बीच वाली लेयर है उसको बोलते हैं मेंटल, और जो आपकी अंदर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं? कोर। ये 3 लेयर्स बताई गई। बोला गया कि अर्थ स्ट्रेटिफाइड है, एक सिंगल रॉक की तरह नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट सिंगल रॉक की तरह है, जबकि अर्थ क्या है? स्ट्रेटिफाइड है, लेयर की फॉर्म में है, एक सिंगल रॉक नहीं है। ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? पहले अब मैंने लेयर की फॉर्म में तो देख ली, अरेंजमेंट तो देख लिया, अब मैं मटेरियल की बात करती हूँ कि इस क्रस्ट में कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है, मेंटल में कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है, और कोर में कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूँ क्रस्ट की, तो क्रस्ट में आपका निकेल और आयरन प्रेजेंट होता है। सॉरी, आपका कोर में निकेल और आयरन प्रेजेंट होता है। कोर में आपका कौन सा प्रेजेंट है? निकेल एंड आयरन। नाइफ। ठीक है। Ni से आपका क्या हो गया? निकेल। Fe से आपका हो गया आयरन। इसीलिए ये सबसे ज्यादा डेंसेस्ट, सबसे ज्यादा हेवी लेयर है। उसके बाद आपका मेंटल, मेंटल का स्पेलिंग गलत है। ठीक है। तो मेंटल के अंदर आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? सीमा बोलेंगे। और क्रस्ट में आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? सियाल बोलेंगे। तो आपसे अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि कौन सी क्रस्ट क्रस्ट के अंदर कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट है, तो वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। अब आप ये कैसे बताए, याद करेंगे? कई बार क्या होता है, बच्चों को सीमा और सियाल में कंफ्यूजन हो जाती है कि मेंटल सीमा था या फिर क्रस्ट सियाल था, है ना? तो इसके लिए आपके पास एक ट्रिक है, बहुत इजी सी ट्रिक है अपने पास। ट्रिक ये है कि देखिए, पहले ए आता है या एम आता है? ए पहले आता है, तो सियाल, SIAL। ठीक है। ए और ए पहले आता है। इसी तरीके से अगर लेयरिंग की बात करूं तो सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? क्रस्ट आती है। तो सियाल आपका क्या हो जाएगा? क्रस्ट हो जाएगा। उसके ए के बाद आपका एम आता है, राइट, है ना? तो आपका सीमा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट लेयर हो जाएगी, विच इज योर मेंटल। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, सीमा में भी एम आता है और मेंटल में भी आपका एम आता है। तो ये हमने जो तीनों बातें करी, वो ये बात करी हमने कि आपका कंपोजिशन क्या है, कि भाई आपके कोर के अंदर कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है, मेंटल के अंदर कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है, और क्रस्ट के अंदर कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है। अब ये भी आप ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाते जाएंगे, वैसे वैसे वहां पे डेंसिटी क्या करती है आपकी? इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर? ठीक है। तो अब तक जो हमने पढ़ा कि 3 लेयर्स हैं, आपकी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये आपका पुराना व्यू था। अब नया व्यू है, जो मॉडर्न व्यू है अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने का, वो थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स व्यू है। ठीक है। तो इस व्यू के अकॉर्डिंग हम अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर को 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहला केमिकल कंपोजिशन के बेस पे कि भाई वहां पे रॉक्स और मिनरल्स कैसे हैं। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, यानी कि वो कितनी रिजिड है और कितनी नहीं है। तो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे 3 लेयर बताई गई, 1, 2 और 3। क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेंटल को भी फर्दर 3 में डिवाइड किया गया और क्रस्ट को फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, जो हम अभी देखेंगे। ठीक है। मैकेनिकल के बेस पे, मतलब कितनी स्ट्रेंथ है, उसके बेस पे अगर मैं डिवाइड करने बैठ जाऊं अर्थ के इंटीरियर की लेयर को, तो वो क्रस्ट, मेंटल और कोर नहीं है। वो लेयर्स, वो लेयर है आपकी 4: लिथोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड ब्रायोस्फीयर। इसको ब्रायोस्फीयर बोलते हैं, आउटर और इनर को। ठीक है। अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो अभी हम किसके बेसिस पे देख रहे हैं? पहले केमिकल कंपोजिशन के बेस पे देख रहे हैं। तो जो केमिकल कंपोजिशन के बेस पे है, वो आपकी है सबसे पहली लेयर क्रस्ट आती है। ओके। क्रस्ट आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर जो आपको देखने को मिलती है, वो क्रस्ट है। क्रस्ट की थिकनेस वेरी करती है, कहीं पे क्रस्ट पतली है, कहीं पे क्रस्ट क्या है आपकी? मोटी है। तो इसलिए इसकी थिकनेस वेरी करती है। अब अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूं, तो पृथ्वी पे ऊपर वाली पूरी लेयर को ही क्रस्ट बोलेंगे हम। लैंड लैंड ही सिर्फ क्रस्ट नहीं होती। तो पृथ्वी पे 2 चीजें हैं आपके पास। एक आपके पास लैंड पार्ट है, और दूसरा आपके पास क्या है? ओशियन का पार्ट है ना? तो आपकी क्रस्ट भी 2 तरीके की हो जाएंगी। एक आपके पास लैंड वाली जो क्रस्ट है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या बोलेंगे उसको? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशियन वाली क्रस्ट को हम क्या बोलेंगे? ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है। ये समझ आ गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का क्या मतलब है और ओशियनिक क्रस्ट का क्या मतलब है। अब जो ओशन की क्रस्ट होती है, इन दोनों में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि कॉन्टिनेंट की क्रस्ट और ओशन की क्रस्ट कैसे है। देखिए, सबसे पहली बात तो कॉन्टिनेंट्स जो है वो ओशंस, जो अगर आपको, कई बच्चों को क्या लगता होगा कि भाई ये आपका ओशियन, ये आपका मान लो आपका एक कॉन्टिनेंट है, दूसरा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ओशियन है ना? तो कॉन्टिनेंट की लैंड एक्सटेंशन है ओशियन की, मतलब कॉन्टिनेंट्स ही एक्सटेंड होके ओशियन बनाता है? नहीं,
कॉन्टिनेंट की जो ज़मीन है वो अलग है और आपकी जो ओशन की जो ज़मीन है वो अलग है, तो ये एक दूसरे की एक्सटेंशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर देखो आप इस डायग्राम के अंदर, तो ये आपका कॉन्टिनेंट वाला एरिया है और ये आपका ओशन वाला एरिया है। यहाँ पे देखो क्रस्ट की थिकनेस क्या है? कम है। यहाँ पे देखो आपकी क्रस्ट की थिकनेस क्या है? बहुत ज़्यादा है। वेरी कर रही है वैसे, है ना? वेरी कर रही है। यहाँ पे माउंटेन वाला एरिया था, तो थिकनेस और ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ा-सा प्लेट्यू वाला एरिया होगा, थोड़ा और कम हो जाएगी। प्लेन वाले एरिया में क्रस्ट की थिकनेस थोड़ी और कम हो जाएगी, लेकिन ओशनिक में तो बिल्कुल ही कम थिकनेस है। तो ओशनिक क्रस्ट आपकी थिन होती है, 1 से 3 किलोमीटर तक की होती है, जबकि कॉन्टिनेंट की क्रस्ट आपकी 50 किलोमीटर तक की थिकनेस हो सकती है, उसकी वेरी करती है ना? 1, 2, 3 से 50 तक कहीं भी हो सकती है वो। ओके, उसके बाद जो आपकी ओशन की जो क्रस्ट होती है वो थोड़ी हैवी होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर कॉन्टिनेंट की क्रस्ट। ओशन की क्रस्ट क्या है? हैवी है। ये समझने की कोशिश करना कि पानी की वजह से बाहर ज्यादा हो गया, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर वो हैवियर है तो ओशन की क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, जो कि है 3 से 3.5। ठीक है, जबकि आपकी अगर मैं कॉन्टिनेंट की क्रस्ट की डेंसिटी की बात करूं तो वो है 2 से 2.5। ये क्लियर हो गया? ओके, गुड। तो अब हम आगे मूव मूव करते हैं। अगर मैं बात करूं जो आपकी क्रस्ट है वो कौन से मटेरियल से मिलकर बनी है, तो क्रस्ट के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा नियर टू दी क्रस्ट, वो ग्रेनाइट से देखने को मिलता है, और जो लोअर वाला पार्ट होता है वो अदर बाकी मटेरियल से देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल सरफेस के ऊपर जो देखने को मिलेगी वो कौन सी रॉक होगी? बेसॉल्ट। ये सब आपको वर्ड्स तब समझ आएंगे व्हेन यू विल स्टडी अबाउट द रॉक्स। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, जो हमारी है मेंटल। मेंटल की अगर मैं बात करूँ तो आप देखो, अगर मैंने ये अर्थ का इंटीरियर दिखा रखा है तो मेजर पोर्शन मेरे को ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है। दिस रेड कलर इज योर मेंटल, है ना? तो मतलब इससे यही पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि ऑलमोस्ट 80% अर्थ का वॉल्यूम कौन क्रिएट करता है? मेंटल क्रिएट करता है। क्रस्ट तो 1% के आसपास है, बाकी 80% जो अर्थ के इंटीरियर का वॉल्यूम है, इट इज क्रिएटेड बाय योर मेंटल। ओके, और ये 60 से 65% ऑफ अर्थ मास भी आपका मेंटल ही क्रिएट करता है। ठीक है, अब तक हमने बोला था कि आपकी जो क्रस्ट है उसकी डेप्थ कितनी बोली थी मैंने आपकी, कि भाई वो डिपेंड करती है। 1 से 3 तो ओशन के अंदर थी, वरना 50 किलोमीटर के आसपास तक की हो सकती थी कॉन्टिनेंट के अंदर। ओके, उसके बाद से लेके ये क्रस्ट खत्म होने के बाद से लेके कोर शुरू होने तक ये पूरा का पूरा आपका क्या चल रहा है? मेंटल चल रहा है। और ये कहाँ तक लाया करता है? 2900 किलोमीटर्स तक। लेट अस यूज द अनदर पेन। 2900 किलोमीटर्स तक आपका क्या है? मेंटल ही है क्रस्ट के बाद से। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आपके जो क्रस्ट है, मेंटल है, इसके अंदर क्या होती है? आपकी डेंसिटी डिफर करती है। डेंसिटी क्या करेगी? इसके अंदर मटेरियल की डेंसिटी डिफर, जैसे जैसे आप मेंटल में नीचे की तरफ जाएंगे, आपकी डेंसिटी क्या करती है? इंक्रीज करेगी। मैंने क्या बताया था? जितना आप अर्थ में नीचे की तरफ जाएंगे आपकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है मेंटल में भी क्या बन जाएंगी? कुछ लेयर्स बन जाएंगी। तो मेंटल में भी इसी की वजह से क्या बन जाती है? लेयर्स बन जाती है। 3 लेयर बनेंगी मेंटल के अंदर, अपर मेंटल, मिडल मेंटल एंड योर लोअर मेंटल। ठीक है, अपर वाली मेंटल आपकी 300 किलोमीटर तक होती है। फिर आपकी जो मिडल मेंटल है वो आपकी 900 किलोमीटर तक होती है, और जो आपकी लोअर मेंटल है, दिस इज योर अपर मेंटल, दिस विल बी योर मिडल मेंटल एंड दिस विल बी योर लोअर मेंटल। ये 2900 तक होती है। अब ये डाटा कैसे याद रखेंगे हम? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये 300 याद रख लीजिए। ठीक है, 300, 300 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 900 आ गया। 900 को फिर से मल्टीप्लाई करो 3 से, 2700 आ गया। और मेंटल की 2 लेयर आ चुके हैं इससे पहले, तो 200 और ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2900। एक वेग सी ट्रिक है, अगर किसी कोई अगर स्टूडेंट इज नॉट गुड विद द नंबर्स, तो आप ये वेग सी ट्रिक याद कर सकते हैं ये डाटा को याद करने के लिए, कि अपर मेंटल 300 तक है, मिडल आपकी 900 तक एंड लोअर आपकी 2900 किलोमीटर्स तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेयर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेयर इज योर कोर। कोर भी अब 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, आउटर कोर एंड योर इनर कोर। अगर मैं बात करूं आउटर कोर, तो वो आपकी कौन सी है? लिक्विड है, और यहाँ से आपकी कौन सी वेव्स पास नहीं कर सकती? हमने अभी बात करी थी, एस वेव्स यहाँ से पास आउट नहीं कर सकती। इनर कोर आपकी सॉलिड है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक करके आते हैं कि इनर सॉलिड लिखनी है या फिर आउटर सॉलिड लिखनी है ना? तो इसके लिए ट्रिक याद रख लो, बंदा
मन अंदर से सॉलिड होना चाहिए, इनर से क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। बाहर से चाहे लोगों को कुछ लगता, बट द पर्सन शुड बी सॉलिड फ्रॉम इनसाइड। तो इनर क्या होनी चाहिए, कोर आपकी सॉलिड है, ठीक है, आउटर वाली क्या आपकी लिक्विड है। अब यही बात करी थी मैंने, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आपकी डेंसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो आपकी डेंसिटी जो इनर कोर की है वो 13 हो जाएगी, आउटर कोर की डेंसिटी क्या है आपकी 11 है। ये लिक्विड कौन सी स्टेट है, ये प्लाज्मा स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ओके, जब मैंने बिल्कुल इनिशियल कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने बताया था आपकी जो कोर है वो किससे मिलके बनी है, निकेल से और आयरन से। तो आपकी आउटर कोर के अंदर जो आपको मटेरियल मिलेगा वो निकेल और आयरन है, और इनर के अंदर निकेल आयरन के साथ सिलिकेट भी मिलेगा। तो कैसे याद रखोगे, सॉलिड से सिलिकेट एस और एस, एक और ऐड कर देंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूटीज की। तो जो ये लेयर आपको कॉन्टिन्यूस दिख रही थी अब तक कि भाई कोर है, मेंटल है और आपकी सबसे ऊपर क्या है, क्रस्ट है, ये इतनी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होती, इसमें कुछ डिसकंटिन्यूटीज हमें देखने को मिलती है केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, साइड में लिखे हुए डाटा को एक बार के लिए भूल जाइए और सिर्फ डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पहले आपको सारी की सारी लेयर्स लिख लेनी है, पहले आपको सारी की सारी लेयर लिख लेनी है। इनर कोर, उसके बाद आउटर कोर, ऐसे थे ना हम, इनसाइड से अपर अपर साइड चलता है। इनर कोर होती है, फिर आउटर कोर होती है, लोअर मेंटल, मिडल मेंटल, अपर मेंटल, और सबसे ऊपर क्या आपकी क्रस्ट, ठीक है। मैंने सारी की सारी लेयर्स लिख ली। अब एक कहानी याद करने की कोशिश करो। एक बच्चा है, वो पढ़ाई करता है, एग्जाम की तैयारी करता है, और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है आजकल कि भाई उसकी सही से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो उसके अंदर से आवाज़ आती है कि ले मैन घुटना बंद कर, ले मैन घुटना बंद कर, बर्गर खा और अपने आप को मोह माया से उठा और कंटिन्यू कर रीडिंग। अब मैंने ये क्या कहानी बता दी आपको। ऑल दीज वर द नेम ऑफ द डिसकंटिन्यूटीज। देखिए, लेमैन आपकी पहली डिसकंटिन्यूटी, दूसरी डिसकंटिन्यूटी आपकी गुटनबर्ग है, ठीक है, और ये थर्ड डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आपका नाम मेंशन नहीं है, ये आपकी क्या है, रेप्टी, ठीक है। थर्ड डिसकंटिन्यूटी आपकी रेप्टी है, एंड देन आपकी मोस्ट डिसकंटिन्यूटी एंड द कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी। अब आपको क्या करना है, जितनी भी ये लेयर है ना, इन सब के बीच में एक एक डिसकंटिन्यूटी लाई करती है, हर एक लेयर के बीच में आप एक लाइन बना दो, ठीक है। जैसे कि इनर कोर और आउटर कोर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी लाइन करेगी। डिसकंटिन्यूटी मतलब थोड़ा फ्रेजाइल सा एरिया है ना, थोड़ा सा ढीला ढाला सा एरिया है। आउटर कोर और मेंटल के बीच में, लोअर मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी, इसके बीच में डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी कहाँ नहीं है, अपर मेंटल और मिडल मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी नहीं है, अदरवाइज हर जगह डिसकंटिन्यूटी है। याद करने का तरीका क्या है, इनर से आवाज आई कि ले मैन, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगी, ले मैन डिसकंटिन्यूटी सबसे पहले। घुटना बंद कर, बर्गर खा, गुटन बर्ग, ओके। फिर नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी का आप नाम क्या लोगे, रेप्टी, ठीक है। घुटना बंद कर, बर्गर खा, अपनी रेपुटेशन खुद बना। ऐसा जब बंदा एक सोच लेता है जिसको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, फिर वो अपनी मिडल, जो मिडल पोजीशन से वो अपर पोजीशन पे आ जाता है। कहाँ से आता है, मिडल पोजीशन से अपर पोजीशन पे आ जाता है, और इस दौरान उसकी जिंदगी में कोई डिसकंटिन्यूटी या डिस्टर्बेंस नहीं थी, तो इसीलिए मिडल और अपर के बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। बट जैसे ही वो अपर लेवल तक आ जाता है, क्रस्ट पे आ जाता है ना, तो वो सारे मोह माया छोड़ देता है। तब तक क्या छोड़ देगा, सारी मोह माया। तो मोस्ट डिसकंटिन्यूटी आपकी किसके बीच में है, मेंटल के बीच में और क्रस्ट के बीच में। उसका मेंटल लेवल सारे मोह माया को छोड़ के क्रस्ट पे, स्तर पे आ जाता है। और फिर क्रस्ट के अंदर, विद इन दी क्रस्ट, बट अब विद इन द क्रस्ट एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रेड। कॉन्ड्रेड से आप करोगे, जब वो सारी मोह माया छोड़ चुका है तो वो कंटिन्यू करता है रीडिंग, कॉन्ड्रेड डिसकंटिन्यूटी। होपफुली ये यहाँ से इजी टू लर्न था, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो एक बार रिपीट पे इसको फिर से देखिए, आपको पक्का ये याद हो जाएगा, और यहाँ से आप यही जो मैंने आपको सब बोला है, यही यहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड की गई है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने केमिकल कंपोजिशन के बेस पे तो देख लिया कि इंटीरियर ऑफ अर्थ क्या होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बेस पे इंटीरियर ऑफ अर्थ को देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग 4 लेयर्स थी। पहली लेयर थी उसके अकॉर्डिंग आपकी लिथोस्फीयर, दूसरी थी आपकी एस्थेनोस्फीयर, तीसरी लेयर थी आपके पास मीजोस्फीयर, और चौथी लेयर थी ब्रायोस्फीयर। अब देखते हैं ये कैसे है। देखिए, जो आपका क्रस्ट था, ठीक है, हियर इट इज। सो आपके क्रस्ट के बाद, यहां से समझिए, सो आपके पास यहाँ पे क्रस्ट प्रेजेंट था। क्रस्ट के नीचे आपका क्या शुरू हो जाता है, मेंटल शुरू हो जाता है, और सबसे ऊपर वाले मेंटल को आप क्या बोलते हैं, अपर मेंटल, ठीक है। तो अपर मेंटल का वो हिस्सा जो क्रस्ट के साथ मिलके, अपर मेंटल का कुछ पोर्शन अप टू कहां तक,
100 किलोमीटर तक, अप टू 100 किलोमीटर तक अपर मेंटल और क्रस्ट मिलके क्या बनाते हैं? लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट नहीं होता, लिथोस्फीयर का मतलब क्रस्ट और अपर मेंटल का थोड़ा सा हिस्सा, मतलब ये बिल्कुल सॉलिड, थोड़ा सा आपका मेंटल तो थोड़ा सा मोल्टन ही होता है, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा मिलके आपका क्या बनाता है? लिथोस्फीयर बनाता है। ओके, फिर ये जो बचा हुआ हिस्सा होगा अपर मेंटल का, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर आपका कहाँ तक लाई करेगा? क्योंकि आपकी अपर मेंटल कहाँ तक थी? 300 या 400 किलोमीटर तक। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। अब इस डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। देखिए, ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहाँ पे आपकी ओशियनिक क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की लो डेंसिटी है, ओशन क्रस्ट की आपकी हाई डेंसिटी है। अब और ये आपका क्या था? मेंटल था, अपर मेंटल था। ठीक है, तो ये भी आपका, ये वाला पोर्शन भी जो ग्रे ग्रे सा आपको दिख रहा है, ये आपका अपर मेंटल है। तो अपर मेंटल और यहाँ पे ये क्रस्ट और ये अपर मेंटल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपका लिथोस्फीयर बनाते हैं। क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल, है ना, अपर मोस्ट मेंटल, ये आपका लिथोस्फीयर बनाएंगे और ये लिथोस्फीयर बाकी हिस्सों में टूट के आपकी प्लेट्स बनाती है। बाद में, हम बाद में पढ़ेंगे। इसकी डेप्थ आपकी 100 किलोमीटर तक हो सकती है, 100 से 200 के आसपास इसकी डेप्थ होगी। और ये बाकी जो भी बचा हुआ हिस्सा था अपर मेंटल का, इसको क्या बोलते हैं? स्टेनोस्फियर। स्टेनोस्फियर के ऊपर आपकी ये लिथोस्फियर की प्लेट्स क्या करती है? मूव करती हैं। और यही प्लेट की मूवमेंट की वजह से आप आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में कि अर्थक्वेक जैसी सिचुएशंस हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो लिथोस्फियर एक कोल्ड हार्ड ब्रिटल आपकी क्रस्ट है जो 100 किलोमीटर तक है। क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट आता है। ये कोई कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं है। लिथोस्फियर ऐसा नहीं है, देखो क्रस्ट तो पूरी कॉन्टिन्यूस, क्रस्ट आपकी पूरी कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये लिथोस्फियर भी आपकी पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूस नहीं है, टुकड़ों में टूटी हुई है। और ये टुकड़ों में, जितने टुकड़ों में टूटी हुई है उनको क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, ब्रोकन इनटू द सेगमेंट्स कॉल्ड एज द प्लेट्स। और ये किसके ऊपर फ्लोट करती है? आपकी लिथोस्फियर एस्थेनोस्फियर के ऊपर फ्लोट कर रही है, तैर रही है। नीचे जो आपका ये वाला मेंटल का पार्ट है, ये हो गया एस्थेनोस्फीयर, इसके ऊपर आपकी ये क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। ठीक है, एस्थेनोस्फीयर रिमेनिंग पार्ट। अच्छा, अब जो आपका बाकी बचा हुआ पार्ट बच गया आपका मेंटल वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। मिडल मेंटल और लोअर मेंटल को हम बोलेंगे मीजोस्फीयर, एंड ब्रायोस्फीयर आपको बोलते हैं कोर वाले पार्ट को। चलिए, इसी के साथ हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ अच्छे से समझ लिया है। अब फटाफट से कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं टू चेकआउट कि हमें अपना कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। So, your first question on your screen is how thick is the lithosphere? Lithosphere कितना थिक है? अरे अभी अभी किया है हमने ये, मैंने आपको 100 किलोमीटर तक बताया। ठीक है, तो देखिए इसमें 100 किलोमीटर का है, 25 से 45 नहीं, इतनी तो क्रस्ट क्रस्ट की डेप्थ वो हो जाती है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 10 टू 200, मैंने बताया था आपको 100 100 इसी रेंज में लाई कर रहा है, 200 तक भी हो सकता है डिपेंडिंग कि आपकी जगह कौन सी है। तो थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर ये आपका सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया है, तो वी आर एबल टू सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the average thickness of the continental crust of the earth? एवरेज थिकनेस कितनी है आपकी क्रस्ट की? क्रस्ट की थिकनेस पूछी है, यहाँ पे लिथोस्फीयर की थिकनेस नहीं पूछी। मैंने बताया था आपका कि आपकी ओशनिक क्रस्ट क्या होती है? 1 से 3 किलोमीटर थिक होती है, जबकि आपकी कॉन्टिनेंट की क्रस्ट क्या होती है? इट कैन बी, इट्स थिकनेस कैन वेरी अप टू दी 50 किलोमीटर तक आपकी वेरी कर सकती है। तो देखिए 300 किलोमीटर तक तो बिल्कुल नहीं होने वाले, तो लिथोस्फीयर भी उस लिथोस्फीयर से भी आगे चली गई, तो ये भी नहीं होगा। 5 किलोमीटर तक की तो सिर्फ आपकी वही हो जाती, कॉन्टिनेंट की क्रस्ट पूछिए, ओशन की नहीं। अगर ओशन पूछते तो हाँ, 5 किलोमीटर से ये आंसर सही हो सकता था, बट अब आपका जो आंसर, जो सही आंसर है वो क्या होगा? 30 किलोमीटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the outer layer of the earth that is made up of the plates which fit together like a jigsaw puzzle? ये बोल रहे हैं कौन सी ऐसी आउटर लेयर है अर्थ की जो टुकड़ों में टूटी हुई है, जो किससे बनी है? प्लेट्स में बनी हुई है, और वो एक जिगसॉ की तरह ऐसे फिट हो जा रही है, ताकि कि हमें दिखती कंप्लीट है बट हकीकत में टुकड़ों में टूटी हुई है। अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा था कि और लिथोस्फीयर इज द लेयर जो कंप्लीट नहीं है, जो कि किसमें टूटी हुई है? टुकड़ों में टूटी हुई है। ये आपका एसएससी सीपीओ में 2019 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा आपका पार्ट है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट होती है, उसके लिए आपके पास आयरन होना चाहिए। आयरन कौन से पार्ट के अंदर प्रेजेंट है? कोर के अंदर प्रेजेंट है। और कौन सा आपका ये पार्ट होगा? आउटर कोर विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड, सबसे अपर मोस्ट पोर्शन मेंटल का क्या कहलाएगा?
ठीक है? मेंटल को 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया था, ठीक है? तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा मेंटल का वो क्या कहलाता है? आपका एस्थेनोस्फीयर। अब आप में से कई लोग बोलेंगे नहीं मैम आंसर लिथोस्फीयर आना चाहिए। देखो स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर ये तो दोनों की दोनों आप किसकी लेयर्स हो जाएँगी? एटमॉस्फेयर की लेयर से, ये दोनों तो आंसर आएगा ही नहीं। तो लिथोस्फीयर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर क्रस्ट का भी पार्ट होता है और क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मेंटल के बारे में पूछ रहा है, तो योर आंसर विल बी एस्थेनोस्फीयर। ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है। होपफुली आपको सेशन समझ आया होगा। आज हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में कंप्लीट डिटेल करने की कोशिश करी और कुछ एमसीक्यूज भी देखे जो आपके प्रीवियसली पूछे गए हैं। सो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए एंड यू कैन हैव एन एक्सेस टू पीडीएफ ओवर देयर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।